छत्तीसगढ़ का इतिहास। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल में आता था। ए नेल्सन का मानना है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ पर स्थित किलों के आधार पर पड़ा। छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग साहित्य में दलपत राव ने किया था। शासकीय दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 1795 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में पूर्ण व पाषाण काल में के साक्ष्य सिंघनपुर रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कबरा पहाड़ रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य सिंघनपुर रायगढ़, धनपुर, बिलासपुर व महानदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। दुर्ग, टेरम, रायगढ़, बोनीटोला व चितवा डोंगरी राजनांदगांव में प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ जिले के करमागढ़, बसराझर, ओंगना, लेखा, भाड़ा, बोतलदा व बेनीपाट आदि से महत्वपूर्ण शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बालोद जिले के चिररारी, करही, बदर व सोरर से पाषाण घरों के अवशेष मिले हैं। कोंडागांव जिले के गढ़धनौरा, रायपुर एवं गढ़चंदेला से पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणिक युग के अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र एवं डॉक्टर भगवान सिंह के अनुसंधान में प्राप्त है। आदि ऐतिहासिक काल 2300 से 1750 ईसा पूर्व के अंतर्गत सिंधु सभ्यता तथा कांस्ययुगीन सभ्यता के साक्ष्य छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में प्राप्त नहीं हुए हैं। वैदिक सभ्यता के प्रथम चरण में ऋग्वैदिक काल का विस्तार छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में नहीं था। फलतः ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का वर्णन प्राप्त नहीं है। उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता मध्य भारत परिक्षेत्र में होने लगा। महाकाव्य में से छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का वर्णन प्राप्त होता है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का वर्णन दक्षिण कोसल तथा उसकी राजधानी कुशस्थली थी। जनश्रुति है कि दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कोसल के राजा दशरथ से हुआ था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र राजा रामचंद्र का ननिहाल माना जाता था। छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1910 में अंग्रेज इतिहासकार एंडरसन ने किया था। 2014 की नवीन खोज में कांकेर जिले के झारामा विकासखंड के चंदेली गांव के पहाड़ में लगभग 10,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। पुरातत्व विभाग के एक सर्वेक्षण 2015 के अनुसार 2500 साल पुराने बंदरगाह का अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद पांडुका पैरी नदी में मिला है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के विवरणानुसार गौतम बुद्ध दक्षिण कोसल में शिरपुर की यात्रा में आए थे। बौद्ध इतिहास के अनुसार पहली शताब्दी में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन का आगमन शिरपुर महासमुंद में हुआ था। उन्होंने चांदा गुफा में साधना की। 6वीं शताब्दी में भिक्षुक प्रभु आनंद का आगमन शिरपुर में हुआ था। यहाँ स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार का निर्माण भी करवाया था। जैन धर्म के महान तीर्थकार ऋषभ देव के संदर्भ में तथ्य गुंजी, दमाऊ, दरहा, जांजगीर चांपा से प्राप्त होते हैं। जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के जूठे बेर शिवरी नारायण में खाए
बसाए थे। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल या कौशल नाम माना गया है। महाभारत कालीन इतिहास में रतनपुर बिलासपुर का नाम मणिपुर था, जो कि राजा मोरध्वज की राजधानी थी। महाभारत कालीन इतिहास में शिरपुर महासमुंद का नाम चित्रांगतपुर था, जो कि अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। विदित हो कि महाजनपद काल संपूर्ण भारत में 16 महाजनपदों में विभाजित था। मौर्यकालीन के साक्ष्य रामगढ़ पहाड़ी में मौर्यकालीन के साक्ष्य रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में प्राप्त होते हैं। विदित हो कि इस गुफा में देवदत्त नर्तक सूतनका नर्तिका की प्रेम गाथा का वर्णन पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में प्राप्त है तथा गुफा में स्थित चित्र मौर्यकालीन मूर्ति कला का उदाहरण है। प्रसिद्ध चित्रनी यात्री वेनसांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर एवं मल्हार की यात्रा की थी तथा उसकी रचना सी.यू. में सम्राट अशोक के शासन काल से संबंधित अनेक विषयों के विवरण के साथ यह भी उल्लेख आया है कि सम्राट अशोक ने सिरपुर में अनेक बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के समय आया था। मौर्यकालीन सिक्के जांजगीर चांपा के अकलतरा के ठठारी तथा रायगढ़ के बारगांव व बिलासपुर में प्राप्त हुए हैं। विदित हो कि तारापुर तथा उड़ेला रायपुर में मौर्यकालीन आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ लेख किरारी जांजगीर चांपा से प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कलिंग व कोसल क्षेत्र में अधिकार किया था और उसके शासक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र सम्मिलित था। सातवाहन राजा अपीलक की मुद्रा जांजगीर जिले के बालपुर व मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई तथा राजा वरदत्त श्री की जानकारी गुंजी शिलालेख जांजगीर चांपा से प्राप्त होती है। बिलासपुर के चकरबेड़ा से सातवाहन युगीन रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। सातवाहन काल में मिस्र के यात्री टॉलमी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी तथा अपने यात्रा वृत्तांत में कौशल देश के विशुद्ध हीरो का वर्णन किया था। कुषाण कालीन तांबे के सिक्के बिलासपुर व रायगढ़ जिले के तेलीकोट से प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश के शासक के उपरांत 3री-4वीं शताब्दी में वाकाटक नरेश महेंद्र सेन ने, जिसकी राजधानी नंदीवर्धन नागपुर थी, उसने दक्षिण कोसल में अपना आधिपत्य स्थापित किया था और साम्राज्य विस्तावरण के इस क्रम में दंडकारण्य क्षेत्र के नलवंशीय शासकों के साथ उनका संघर्ष भी हुआ था। हरिसेन ललित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशीय प्रतापी शासक समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन एवं महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था। वाकाटक नरेश प्रवर सेन के आश्रय में महाकवि कालिदास ने कुछ समय व्यतीत किया था। ऐसा माना जाता है कि उसी समय अपनी यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के रामगढ़ जिले की पहाड़ी पर उन्होंने अपनी कालजयी कृति मेघदूत की रचना की थी। सरगुजा को स्वर्ण का द्वार कहा जाता था। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ कुछ दक्षिणापथ एवं दंडकारण्य व महाकांतार कहा जाता था।
छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश जिन प्रमुख राजवंशों के विवरण प्राप्त होते हैं उनमें प्रथम नाम राजर्षि तुल्य वंश है, जिसका शासनकाल आरंग परिक्षेत्र में 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य था। सरभपुरीय शासक प्रसन्नमात्र ने नडीला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी। काकतीय वंश ने बस्तर में सर्वाधिक समय 1324 से 1948 ईस्वी तक शासन किया। काकतीय वंश के प्रथम शासक अन्नम देव थे तथा अंतिम शासक प्रवीर चंद्र भंज देव। इन्हीं के शासक के समय 1948 में बस्तर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। रथपति पुरुषोत्तम देव के समय बस्तर में रथ यात्रा, गोंचा पर्व और बस्तर दशहरा का शुभारंभ हुआ था। दलपत देव के शासन काल में प्रथम भोसला आक्रमण 1770 में ईस्वी नीलूपंत ने किया, जो असफल रहा। इनके समय जगदलपुर नई राजधानी बनी। अजमेर सिंह को बस्तर क्षेत्र में क्रांति का मसीहा माना जाता है। ज्ञातव्य हो कि इनके नेतृत्व में बस्तर का प्रथम जनजाति विद्रोह 1774 हल्बा विद्रोह हुआ था। मराठों के अधीन प्रथम काकतीय शासक दरियादेव थे। इनके शासनकाल में बस्तर पहली बार छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। भूपाल देव पर मराठा शासकों ने नरबलि प्रथा अपनाने का अभियोग लगाया था। दरियादेव के शासनकाल में 1775 में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था। महिपाल देव के शासनकाल में अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु 1825 में पलरकोट विद्रोह हुआ था। विदित हो कि इस विद्रोह का प्रतीक धावड़ा वृक्ष की टहनियाँ थी। ज्ञातव्य हो कि विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह को 1825 को फांसी दे दी गई थी। इस प्रकार वे बस्तर के प्रथम शहीद माने जाते हैं। भूपाल देव के शासन काल में तारापुर व मेरिया विद्रोह जांचकर्ता मैकफर्सन व दमनकर्ता कैंपबेल थे। राजा भैरम देव के शासन काल में 1856 में बस्तर का मुक्ति संग्राम लिंगागिरी विद्रोह धुरुआ राम माड़िया के नेतृत्व में हुआ था। राजा भैरम देव के शासन काल के समय 1859 में साल वृक्ष की कटाई को रोकने हेतु नांगपुर दोरला पोते केले के जमीन के नेतृत्व में कोई विद्रोह हुआ था। उराव जनजाति के किसान विरोधी नीतियों के विरुद्ध सन 1918 में बगावत की थी। भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र अभिलेख से राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदित हो कि इस वंश के प्रमुख शासकों सूरा, दयित, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय व भीमसेन द्वितीय आदि है। राजा तुस्कीकर के ताम्रपत्र अभिलेख के से पर्वत द्वारक शासन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ज्ञातव्य हो कि इनका शासन क्षेत्र देवभोग गरियाबंद था तथा इस वंश के शासक स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। गुप्त वंशीय भानु गुप्त के ऐरन अभिलेख 510 के अनुसार सरभपुरीय वंश का संस्थापक नरेश सरभपुरीय को माना जाता है। विदित हो कि 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला यह राजवंश वैष्णव धर्म से संबंधित था।
तथा इसकी राजधानी वर्तमान सारंगढ़, संबलपुर, सरभपुर थी। सरभपुरीय शासक प्रसन्न मात्र ने नीडला नदी के किनारे प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी और अपने शासन काल में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। सरभवंशीय शासक सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने सरभपुरीय वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में 6वीं शताब्दी के दौरान पांडु वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी सिरपुर की थी और वे भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कालंगजर शिलालेख के अनुसार पांडु वंश का आदि पुरुष या प्रथम शासक उदयन माना जाता है। ज्ञातव्य हो कि इस वंश की उपाधि पर भागवत थी। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिव गुप्त बाला अर्जुन के शासन काल को माना जाता है। विदित हो कि इनमें समकालीन शासक वर्धनवंशीय हर्षवर्धन एवं वातापी नरेश पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार महाशिवगुप्त के पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसिद्ध ताम्रलेख 27 महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के प्राप्त हुए हैं, जिसकी सर्वप्रथम अध्ययन डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर एवं डॉक्टर रमेंद्र नाथ ने किया। पांडु वंश के पतन में नलवंशीय शासक विलासतुंग एवं बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य जयमेव की भूमिका विशेष उल्लेखनीय रही है। 9वीं शताब्दी में महामंडलेश्वर मल्लदेव ने बाणवंश के शासन की स्थापना की थी और इस वंश की राजधानी पाली थी। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का शासन काल 1000 ईसा से 1741 ईस्वी तक रहा है। ज्ञातव्य हो कि यह प्रदेश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी को माना जाता है। बाण वंश के प्रमुख शासक विक्रमादित्य थे, जिन्होंने 9वीं सदी में पाली शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने करवाया था। ज्ञातव्य हो कि त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने 950 ईस्वी में विक्रमादित्य को पराजित कर इस वंश का अंत कर दिया था। राजा रुद्र प्रताप देव के शासनकाल के समय फरवरी 1910 में गुंडाधुर नेतागर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह का शुभारंभ पुसवाल की बाजार से हुआ था, जिसमें विद्रोह का प्रतीक आम वृक्ष की टहनी एवं लाल मिर्च थी। ज्ञातव्य हो कि रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाला कालेंद्र ने इस विद्रोह के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, किंतु कैप्टन गेयर के प्रचंड धूर्ततापूर्ण दमन के समक्ष यह विद्रोह सफल नहीं हो सका, मगर अपने दूरगामी परिणाम में इस विद्रोह ने आदिवासी स्वाभिमान को अमर कर दिया। नल वंश के संस्थापक राजा शिवगुप्त है, किंतु इसका वास्तविक संस्थापक वराह राज को माना जाता है। विदित हो कि इस वंश ने दंडकारण्य क्षेत्र में शासन किया तथा इनकी राजधानी पुष्करी, भोपालपट्टनम, कोरापुट, उड़ीसा थी। नल वंश के प्रमुख शासकों में व्याघ्रराज समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान व्याघ्रराज को पराजित कर व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। वराहराज कोंडागांव के एजेंडा गांव में मुद्रा प्राप्त हुई है। भवदत्त वर्मन वकाटक नरेश पृथ्वीसेन के अर्थपति को पराजित किया। स्कंदवर्मन एवं विलासतुंग विष्णु भगवान का परम उपासक, जिसमें राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था।
प्रमुख नलवंशीय ताम्रपत्रों में भौदत्त वर्मन का प्रमुख नलवंशीय ताम्रपत्र में भौदत्त वर्मन का रिधिपुर ताम्रपत्र, अर्थपति भट्टारक केसरी बेड़ा ताम्रपत्र एवं विलासतुंग का राजिम शिलालेख महत्वपूर्ण है। विदित हो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से प्राप्त होता है। पांडु वंश के शासक तीतर देव के सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की तथा पांडु वंश का विस्तार उड़ीसा तक किया। पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त के मृत्यु के उपरांत रानी वसाटा ने 7वीं शताब्दी में महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में शिरपुर में लाल ईंटों से निर्मित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि गुप्त वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ज्ञातव्य हो कि शिरपुर के इस विष्णु मंदिर की प्रशस्ति रचना कवि ईशान देव द्वारा की गई है। पांडु वंश का महान शासक महाशिवगुप्त बाला अर्जुन 595 से 655 ईस्वी थे, जिन्होंने सर्वाधिक समय तक शासन किया। कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 95 ने सकल कोसलाधिपति एवं प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी एवं उन्होंने रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। विदित हो कि अमोदा ताम्रपत्र उन्हें 21,000 गांवों की स्वामी बताता है। कलचुरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा जाजल देव को प्रथम को माना जाता है। इन्होंने गज शार्दूल हाथियों की शिकारी की उपाधि धारण की थी। जाजल देव प्रथम 1095 से 1120 ईस्वी ने जाजलपुर जांजगीर नगर बसाया था तथा इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसमें श्रीमद जाजल देव व गज शार्दूल चित्रित करवाया था। जाजल देव प्रथम के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था। 1120 से 1135 ईस्वी में के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय ने कलचुरी वंश की मूल शाखा का त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। कलचुरी वंश के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 65 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। ज्ञातव्य हो कि इनके सेनापति जगपाल देव ने दंडकारण्य अभियान का नेतृत्व किया था और राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। कलचुरी वंश के अन्य शासक जाजल देव द्वितीय 1165 से 1178 ईस्वी, रत्नदेव तृतीय 1178 से 1198 ईस्वी एवं प्रतापमल 1198 से 1222 है। ज्ञातव्य हो कि प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्षों तक के कलचुरी शासन काल की जानकारी उपलब्ध नहीं है। फलतः इस काल को अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। वीर सिंह देव के शासनकाल 1320 से 35 ईस्वी। कलचुरी शासकों का शासन दो भागों प्रथम रतन विभक्त हो गया। प्रथम रतनपुर शाखा, द्वितीय लहुरी शाखा। कल्याण साय 1544 से 1581 ने प्रदेश में राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व संग्रह हेतु गढ़ को आधार बनाया गया। ज्ञातव्य हो कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए नजरबंद करवा दिया था, जिसका विवरण लोकगीत गोपल्ला में मिलता है। कलचुरी शासक राज सिंह
नवासी से 1712 ईस्वी के दरबारी कवि गोपाला मिश्र थे, जिसकी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। ज्ञातव्य हो कि इस कृति में औरंगजेब की सम्यक आलोचना की गई है। कलचुरी वंश का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह 1732 से 41 ईस्वी को माना जाता है। ज्ञातव्य हो कि इनके शासन काल में 1741 ईस्वी में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह को पराजित कर रतनपुर को मराठों का करद राज्य बना दिया। इस प्रकार रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन प्रथम शासक माने जाते हैं। मराठों के अंतिम कलचुरी शासक मराठा विश्वास पात्रा मोहन सिंह थे, जो कि 1742 से 1745 तक रतनपुर क्षेत्र से कर संग्रह कर मराठा शासन को उपलब्ध कराते रहे। कलचुरी प्रशासन में प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। कलचुरी राजवंश ताम्रलिप्त का आरंभ हमेशा ओम नमः शिवाय से होता है। कलचुरी शासन में स्थानीय कार्य के संचालन हेतु नगरों और गांवों में पंचकुल संस्था होती थी। कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी तुंबाड़ कलिंग राज एवं कमल राज के समय तक थी। रत्नदेव प्रथम के समय 1045 से 1065 ईस्वी नवीन राजधानी रतनपुर सन 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना बनाई गई थी। विदित हो कि रत्नदेव प्रथम के शासन काल में रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। रत्नदेव प्रथम के समय रतनपुर का महामाया मंदिर व कोरबा के तुंबाड़ का शिव मंदिर तथा कोरबा के लाफागढ़ का महिषासुर मर्दानी मंदिर बनाया गया था। ज्ञातव्य हो कि इन्होंने रतनपुर को तालाबों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध किया। कलचुरी वंश शैव मतावलंबी था तथा गजलक्ष्मी उनकी कुल देवी थी और राजकीय भाषा संस्कृत थी। बाबू रेवाराम रतनपुर राज्य के राजकवि छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने गए हैं। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में राजा कल्याण साय का उल्लेख है। कलचुरी शासक लक्ष्मण साय ने देश बही खाते की शुरुआत की और लेखा जोखा बजट प्रणाली की पद्धति का शुभारंभ किया था। कलचुरी शासक तखत सिंह 1685 से 89 ईस्वी मुगल सम्राट औरंगजेब का समकालीन था तथा 17वीं शताब्दी में इन्होंने तखतपुर नगर की स्थापना की थी। 14 शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल में कलचुरियों की नवीन लहुरी शाखा का उद्भव रायपुर में हुआ था, जिसके संस्थापक राजा केशव देव थे तथा राजधानी खल्लारी बनाई गई थी। कलचुरियों के लहुरी शाखा के राजा रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव साय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की थी। राजा ब्रह्मदेव ने 1409 में रायपुर को अपनी राजधानी में तब्दील कर दिया था। शासन काल में देवपाल मोची ने 1415 ईस्वी में खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम शासक अमर सिंह थे। ज्ञातव्य हो कि 1750 ईस्वी में मराठों ने रायपुर क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर सन 1756 में गिरौदपुरी जिला बलौदाबाजार विकास खंड कसडोल में हुआ था।
कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व प्रबंधक एवं मंत्री महाप्रभारी था। कलचुरी समकालीन शासक में मंडी में सब्जी बेचने के लिए योगा परमिट लेना पड़ता था। कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य मंडल में कुल 8 मंत्री सम्मिलित थे। कलचुरी काल में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी महाप्रभारी होता था। कलचुरी काल में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी महासंधिविग्रहक होता था। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में कर वसूल करने वालों को सौकीक कहते थे। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ लगभग 84 ग्रामों का होता था। कलचुरी काल में यातायात विभाग का मुख्य अधिकारी गमागमी होता था। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख महापीलूपति होता था। ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण कलचुरी वंश की जमींदारी थी। प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। छिंदक नागवंश की राजसत्ता कलचुरी शासन काल के दौरान सन 1023 से 1324 के मध्य बस्तर में थी। इस वंश का प्रमुख शासक नृपति भूषण था। ज्ञातव्य हो कि इस वंश के शासकों ने भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण की थी। छिंदक वंश का प्रमुख धारावर्ष मधुरान्तक, सामेश्वर व हरिश्चंद्र थे। कुलेश्वर महादेव मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित है। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र को पराजित कर अन्नम देव ने 1324 ईस्वी में बस्तर परिक्षेत्र में काकती वंश की नवीं रखी थी। ज्ञातव्य हो कि हरिश्चंद्र की पुत्री राजकुमारी चमेली देवी ने काकतीय नरेश अन्नम देव से युद्ध किया था। फणी नागवंश का शासन काल 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य कवर्धा परिक्षेत्र में था तथा इस वंश के संस्थापक नरेश अहिराज थे। ज्ञातव्य हो कि फणी नागवंश के प्रमुख शासक गोपाल देव भोपाल देव मंदिर, रामचंद्र देव मड़वा महल व छेरकी महल व बोनिंग देव अंतिम शासक थे। कलचुरी वंश के बाद मराठों ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली। रतनपुर को प्राचीन राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक बिंबाजी भोसले को बनाया था। इस प्रकार सन 1778 से 1787 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन रहा। बिंबाजी भोसले के शासन काल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक छत्तीसगढ़ में आए थे। ज्ञातव्य है इन्हीं के शासन काल में रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण हुआ था। बिंबाजी भोसले ने राजनांदगांव तथा खुज्जी नामक नवीन जमींदारियों का गठन किया था और उनके शासन काल में दशहरा पर्व पर स्वर्ण पत्र देने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। बिंबाजी भोसले की मृत्यु के उपरांत व्यांकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने के स्थान पर नागपुर से शासन संचालन करने का निर्णय लिया और प्रदेश में सूबा शासन पद्धति लागू कर विभिन्न सूबेदारों को शासन करने का दायित्व प्रदान किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में
इन्हें सूबेदारी प्रथा का जनक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन 1787 से 1718 तक प्रभावी रहा। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। इनके समय में 1790 ईस्वी में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में हुआ था। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार सूबेदार विट्ठल राव दिनकर थे। इनके समय 1795 में जे.टी. ब्लंट छत्तीसगढ़ आए थे। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार यादव राव दिवाकर थे, जबकि सर्वाधिक समय की कार्यकाल सूबेदार केशव गोविंद का था एवं सबसे कम समयावधि के सूबेदार भवानी कालू थे। गुरु घासीदास की माता अमरौतीन बाई, पिता महंगू दास थे। गुरु घासीदास के पुत्र का नाम बालक दास था। गुरु घासीदास को सोना खान की पहाड़ी पर औरा वृक्ष के नीचे सतनाम का बोध हुआ था। उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना धनी धर्मदास ने की थी। छत्तीसगढ़ में कुदुर माल, रतनपुर, धमधा एवं दामाखेड़ा आदि प्रसिद्ध कबीर पंथ की गद्दियाँ हैं। मराठा शासन काल में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। छत्तीसगढ़ में मराठा ब्रिटिश काल में प्रमुख आयात निर्यात कर शायर था। मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से कर के लिए जाने वाला पंडरी था। मराठा शासन काल में सर्वाधिक कर को टकोली कहते थे। मराठा शासन काल में विभिन्न अस्थायी करों का सामूहिक नाम सेवई था। सन 1830 ईस्वी के पूर्व तक छत्तीसगढ़ के मराठा प्रशासनिक कार्यों में फारसी भाषा का प्रयोग होता था। मराठा शासन काल में प्रत्येक गांव का दौरा कर उचित रूप से उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार वहां के लगान संबंधी दस्तावेज बरार पांडे तैयार करता था। मराठा शासन में परगने के प्रमुख अधिकारी को कमां वंशदार कहा जाता था। मराठा शासन में ग्रामीण स्तर पर सर्वोच्च पद पर गौटिया का था, जो कि कचूरी कालीन शासन व्यवस्था का एकमात्र पद था जो मराठा शासन व्यवस्था में यथावत बना रहा। सन 1818 में सीताबर्डी युद्ध में जो अंग्रेजों ने मराठों को बुरी तरह पराजित कर दिया और नवीन संधि के तहत समस्त मराठा शासन कार्य में ब्रिटिश नियंत्रण लागू हो गया। इस प्रकार सन 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़ अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ। छत्तीसगढ़ में के ब्रिटिश रेसिडेंस जेनकिंस ने सूबा पद्धति का अंत कर छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्रारंभ हो गया, जो कि 1818 से 1830 तक जारी रहा। छत्तीसगढ़ प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड को बनाया गया था। कर्नल एगन्यू को कैप्टन एडमंड के बाद छत्तीसगढ़ का नवीन सुप्रिंटेंडेंट अधीक्षक बनाया गया था, जो कि सर्वाधिक समय अधीक्षक पद पर रहने वाले अधिकारी बने। ज्ञातव्य हो कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित करते हुए छत्तीसगढ़ के 27 परगनों को पुनर्गठित कर केवल 8 परगनों में सीमित कर दिया। अधीक्षक रेसिडेंस ने छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की तथा इनके कार्यकाल में समस्त शासकीय कार्य का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। ज्ञातव्य हो कि छत्तीसगढ़ में डाकतार की व्यवस्था इन्हीं के कार्यकाल में की गई।
छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड था, जिसने नवीन संधि के तहत छत्तीसगढ़ का शासन पुनः मराठों को हस्तांतरित कर दिया। मराठा शासन की पुनर्स्थापना का यह शासनकाल 1830 से 1854 के मध्य रहा और इस प्रकार नवीन भोसले शासक रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ का शासन जिलेदारों के मध्य संचालित करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में 1830 से 1854 के मराठा शासन के अंतर्गत नियुक्त प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा एवं अंतिम जिलेदार गोपाल राव दे थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत 13 मार्च 1854 को नागपुर प्रांत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया और छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र पर पुनः ब्रिटिश शासन के नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के प्रशासन को व्यवस्थित कर उसे वर्गों, मालगुजारी एवं दीवानी में विभाजित कर दिया और दीवानी शाखा के प्रशासन हेतु सर्वप्रथम चार्ल्स सी इलियट को 1855 में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया। चार्ल्स सी इलियट ने प्रथम तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र 3 तहसील रायपुर, धमतरी और रतनपुर का निर्माण किया गया। ज्ञातव्य हो कि 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट ही थे। 12 सितंबर 1878 ईस्वी में शासकीय कार्य करते हुए चार्ल्स इलियट का देहावसान हो गया। उनकी कब्र सारंगगढ़ से 12 मील दूर सालर में अवस्थित है। 2 नवंबर सन 1861 को ब्रिटिश शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण किया, जिसमें छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र सम्मिलित था। रायपुर एवं बिलासपुर मध्य प्रांत के जिले बनाए गए और प्रांत की राजधानी का मुख्यालय नागपुर था। सन 1862 में मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ और उसका संभागीय मुख्यालय रायपुर बनाया गया था। सन 1862 में एक नवीन जिला संबलपुर छत्तीसगढ़ संभाग में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर सम्मिलित हो गया। सन 1905 में ब्रिटिश शासन ने भौगोलिक पुनर्गठन व प्रशासनिक परिवर्तन किए और संबलपुर जिलों और उड़िया भाषी 5 रियासतें बंगाल प्रांत में सम्मिलित की गई एवं बंगाल प्रांत की 5 रियासतें जिसमें हिंदी भाषा का प्रचार था, जैसे सुरगजा, उदयपुर, कोरिया एवं जसपुर, जो कि छोटी नागपुर व झारखंड के अंतर्गत आती थी। छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का सर्वप्रथम मानचित्र 1905 में बनाया गया। अंग्रेजों के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या 14 थी। अंग्रेजों के समय छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की संख्या 35 थी। बस्तर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। शक्ति छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी। ब्रिटिश भारत में सर्वाधिक वार्षिक आमदनी वाली कोरिया रियासत थी। कोरिया रियासत के राजा LRS सिंह सर्वप्रथम ICS में उत्तीर्ण हुए। खैरागढ़ प्रथम व एकमात्र रियासत थी जिसने भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी।
राजनांदगांव रियासत में बैगारी वंशीय नरेश शासक था। छत्तीसगढ़ की महान विभूति महारानी पद्मावती देवी खैरागढ़ रियासत की रानी थी। रायगढ़ रियासत के प्रथम संगीत प्रेमी राजा चक्रधर सिंह का जन्म 1905 में हुआ था। छत्तीसगढ़ पराक्रमी वीर कचना धुरवा बिंद्रानवगढ़ जमींदारी के अंतर्गत थे। पढ़ने वाले छात्रों के लिए हेल्थ कार्ड की परंपरा कोरिया रियासत पहली बार शुरू किया था। प्रख्यात कथक कलाकार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण रायगढ़ राज्य दरबार की शोभा थे। कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश राजाधारमल शाह थे। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए नियमावली ली थी, जिसका नाम दस्तूर उल अमल दिया गया था। विख्यात सोना खान जमींदारी वर्तमान में बलौदाबाजार तहसील में स्थित है। छत्तीसगढ़ में सपूत वीर नारायण सिंह का जन्म सोना खान बलौदाबाजार में हुआ था। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। फलस्वरूप अंग्रेजी शासन ने उनकी बहादुरी को निर्दयता से कुचला और कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में उन्हें गिरफ्तार किया। वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर 10 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई थी। शासकीय अभिलेखों के अनुसार छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को माना जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय ये संबलपुर के जमींदार थे। ये छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे सुरेंद्र साय को कहा जाता है। 3य रेजिमेंट के मैगनीज लश्कर ठाकुर हनुमान सिंह ने सन रेजिमेंट के 17 देश प्रेमी सिपाहियों के साथ 18 जनवरी सन 1858 को विद्रोह किया था। 18 जनवरी 1858 को ठाकुर हनुमान सिंह ने सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर विद्रोह का शंखनाद किया था, किंतु उचित योजना व संसाधन के अभाव में ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को कुचल दिया। विद्रोह की अगुवाई करने वाले ठाकुर हनुमान सिंह ब्रिटिश सेना के हाथों नहीं आए, मगर शेष 17 विद्रोह सिपाहियों को 22 जनवरी सन 1858 में सार्वजनिक तौर पर फांसी की सजा से पुरस्कृत किया गया था। कमल प्रकाश रागमाला राजा कमल नारायण सिंह की रचना है। 18 जनवरी सन 1858 की इस महान साहसिक घटना को अंजाम देने वाले ठाकुर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत पंडित सुंदरलाल शर्मा माने जाते हैं। उन्होंने 1905 में समित्र मंडल नामक संस्था का गठन किया था, जो कि राष्ट्रीय जागरण हेतु समर्पित थी। ज्ञातव्य हो कि 1906 में CM टक्कर द्वारा रायपुर कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सदस्यता ग्रहण की थी। प्रसिद्ध कंडेल सत्याग्रह धमतरी जिला 1920 के सूत्रधार पंडित सुंदरलाल शर्मा ने थे। इनके कुशल प्रयासों के फलस्वरूप महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 में हुआ था।
गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ अली बंधु थे। 1908 में स्वदेशी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में लिखे गए केसरी का हिंदी अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने 1909 में सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव की स्थापना की थी। होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन 1916 में रायपुर में आयोजित हुआ, जिसके गठनकर्ता रविशंकर थे। वहीं ईस्वी राघवेंद्र राव ने बिलासपुर में तथा घनश्याम सिंह गुप्त ने दुर्ग में, ठाकुर प्यारेलाल ने राजनांदगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। 1919 को रूलेट एक्ट का विरोध पंडित रविशंकर शुक्ल, माधव राव सप्रे व लक्ष्मी नारायण ने रायपुर में तथा रघुवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल व यदुनंदन प्रसाद ने बिलासपुर में किया था। 1920 के खिलाफत आंदोलन का रायपुर में नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल तथा असगर अली व बिलासपुर में वजीर खान, अकबर खान व अखीम खान ने किया था। बीएनसी मिल में 1920 के अलावा 1924 तथा 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल, बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिकों की जायज मांग को लेकर प्रदेश की प्रथम एवं सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल अप्रैल 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 36 दिन तक चली। ज्ञातव्य है, इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय श्रमिक नेता वी गिरी राजनांदगांवर आए थे। बीएनसी मिल में 1920 के अलावा 1924 तथा 1937 में भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भू आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारेलाल को प्रदान की गई थी। गांधी जी ने कंडेल नहर विवाद के समाधान हेतु आंदोलन में भाग लिया। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उठाई थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा को कांग्रेस नरेश ने 18 गांव भेंट किए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजीव लोचन मंदिर में अछूत कहे जाने वालों लोगों को प्रवेश कराया था। ज्ञातव्य हो कि हरिजनोद्धार के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना अग्रगामी गुरु बताया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा का देहावसान 28 दिसंबर 1940 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में विभिन्न राजनेताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी व सुभद्रा कुमारी चौहान आदि का सन 1921 में छत्तीसगढ़ में आना हुआ था और उन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को और भी गति प्रदान की। पंडित वामन राव लाखे ने 1913 में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी। 1915 में रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष पंडित वामन राव लाखे थे। 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनिचरी बाजार में अंग्रेजों के विरुद्ध माखनलाल चतुर्वेदी ने ओजस्वी भाषण दिया, जिसके कारण उन्हें 12 मई 1921 को गिरफ्तार कर बिलासपुर सेंट्रल
सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि इसी जेल में राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने 18 फरवरी 1922 को अपने कालजयी कविता पुष्प की अभिलाषा का सृजन किया था। सन 1921 में धमतरी जिले में सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव ने तथा रायपुर में माधवराव सप्रे, गोपी किशन, बाल किशन व राम किशन ने तथा राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल, बलदेव प्रसाद मिश्र व बंसी लाल ने की थी। 1921 में रायपुर राष्ट्रीय पंचायत का गठन जसकरण डागा व धमतरी में राष्ट्रीय पंचायत का गठन बाजीराव कृदंत ने किया था। सन 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने रायपुर में सत्याग्रह व ठाकुर प्यारे लाल तथा वामन राव लाखे ने खादी आश्रम की स्थापना की थी। प्रसिद्ध रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन सन 1922 मई में आयोजित हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान 12 फरवरी 1922 को पंडित सुंदरलाल शर्मा को जेल में बंद कर दिया गया, मगर उनकी रचनात्मक गतिविधियों में तनिक भी कमी नहीं आई। उन्होंने जेल में हस्तलिखित श्री कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका निकाली। राघवेंद्र राव व बैरिस्टर छेदीलाल तथा दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त व राजनांदगांव के ठाकुर प्यारे लाल सिंह इसके कर्ता धर्ता बने। ज्ञातव्य है कि 1923 के प्रांतीय चुनाव में इस दल विधान परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित कांग्रेस के 1923 के अधिवेशन में नारायण राव मेघावले के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में से स्वाधीनता सेनानी बस्तर के रास्ते पैदल अधिवेशन में सम्मिलित होने पहुंचे थे। 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ कर महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा, जिसके पश्चात संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ज्ञातव्य हो कि रायपुर में इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर में दिवाकर कालीकर, धमतरी में नारायण राव मेघावले, दुर्ग में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल व मुंगेली में रामदयाल तिवारी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 5 पांडवों के नाम से वामन राव लाखे, युधिष्ठिर, लक्ष्मी महंत, नारायण दास, भीम ठाकुर प्यारे लाल, अर्जुन, मौलाना अब्दुल रऊफ, नकुल एवं शिवदास डागा सहदेव प्रख्यात थे। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारे लाल को जाता है। छत्तीसगढ़ में अस्पृश्यता आंदोलन का जनक पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्रांति का जनक गुरु घासीदास को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन का जनक डॉक्टर खूबचंद बघेल को माना जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधियों को त्याग करने वाले स्वाधीनता सेनानी पंडित वामन राव लाखे, कल्याणकारी मोरारजी थैकर व गोपी किशन थे। ज्ञातव्य हो कि जनता ने वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया था। धमतरी के प्रांतीय विधायक बाजीराव कृदंत ने 1921 में प्रांतीय धारा भाषा के
सहयोग विधायक पद से त्याग पत्र दे दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव व N.R. खान खोजे तथा दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा व ठाकुर पंडित रामदयाल तिवारी व यादव राव देशमुख ने अपनी वकालत का परित्याग कर दिया था। वासुदेव देवरस के नेतृत्व में 1930 में बिलासपुर में वानर सेना का गठन हुआ था। बलीराम आजाद संस्थापक व यतियतन लाल संचालक के नेतृत्व में 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवक संगठन की स्थापना प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वाधीनता सेनानी व प्रखर विचारक डॉक्टर खूबचंद बघेल ने सन 1931 में की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में छत्तीसगढ़ की रियासतों की ओर से रामानुज प्रताप सिंह देव कोरिया रियासत ने भागीदारी की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण 1932 में प्रांत के प्रथम डिटेक्टर पंडित रविशंकर शुक्ल नियुक्त किए गए थे, जो कि पूरे प्रांत डिटेक्टर थे। रायपुर जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व 1932 में श्रीमती राधाबाई ने किया था। 22 से 28 नवंबर 1933 के मध्य हरिजन उत्थान के दृष्टिगत महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रवास हुआ था। ज्ञातव्य हो कि महात्मा गांधी अपने सहयोग मीरा राबेन टक्कर बापा व महादेव देसाई के साथ दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं धमतरी के भ्रमण पर थे। उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को हरिजन जन उत्थान के क्षेत्र में अपना अग्रणी बताया था। छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का शुभारंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में किया था। ज्ञातव्य हो कि सत्याग्रह के दौरान रामेश्वर साहू व राजा राम के नेतृत्व में रायपुर से 473 लोग पैदल के लिए रवाना हुए थे। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अग्रिम पंक्ति के सारे नेता मलकानपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिए गए। उस समय आंदोलन रायपुर में आंदोलन का नेतृत्व नारायण शर्मा, रणवीर सिंह शास्त्री, जय नारायण पांडे, भगवती शरण शुक्ल व दुर्ग में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, गणेश प्रताप सिंह गौला व रत्नाकर झा ने किया था।